स्वागत। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जिसे हम रोज देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। दरवाजों पर लगने वाली स्टेनलेस स्टील की चिटकनी, जिसे एल ड्रॉप या स्लाइडिंग डोर बोल्ट भी कहा जाता है। हम्म लगता तो बड़ा साधारण है, पर क्या आपको पता है कि भारत में इस छोटी सी चीज के लिए भी एक बाकायदा मानक, एक स्टैंडर्ड मौजूद है? हमारे पास कुछ दिलचस्प सामग्री है जो इसी मानक IS 15834 2020 और इससे जुड़ी प्रक्रिया पर रोशनी डालती है। तो चलिए आज इसी रोजमर्रा की पर अनदेखी चीज के पीछे की कहानी, नियम और जरूरतों को समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं इस साधारण सी चिटकनी में क्या असाधारण बातें छिपी हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक नंबर या तकनीकी दस्तावेज की बात नहीं है, सही कह रही हैं आप। IS 15834 2020 सीधे तौर पर हमारी सुरक्षा, उत्पाद की गुणवत्ता और बाजार में भरोसे से जुड़ा है। आज हम इसी मानक की बारीकियों को समझेंगे। ये जानेंगे कि इसके लिए BIS सर्टिफिकेशन क्यों इतना अहम और अनिवार्य है, और अगर कोई इसे बनाना या बेचना चाहे तो उसे किस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वाकई एक मामूली सी चिटकनी के इर्द गिर्द इतना सब कुछ। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। ये IS 15834 2020 मानक आखिर है क्या भला? इसमें क्या खास बातें जो एक साधारण एल ड्रॉप को नियंत्रित करती हैं? देखिए, IS 15834 2020 ये भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा जारी किया गया एक स्पेसिफिकेशन है। ये खास तौर पर स्टेनलेस स्टील से बने स्लाइडिंग डोर बोल्ट्स मतलब एल ड्रॉप्स के लिए है। ये वही चिटकनियां हैं जिन्हें हम दरवाजों पर लगाते हैं और अक्सर ताले के साथ इस्तेमाल करते हैं, है ना, सुरक्षा के लिए। ये मानक मूल रूप से कह सकते हैं 3-4 मुख्य पहलुओं पर फोकस करता है। अच्छा। पहला है सामग्री, हम्म। मटेरियल। मानक ये तय करता है कि एल ड्रॉप सिर्फ हाई क्वालिटी वाले स्टेनलेस स्टील से ही बना होना चाहिए। हम्म। ये इसलिए जरूरी है ताकि उसमें जंग ना लगे, वो मजबूत रहे और सालों साल चले। हम्म। सोचिए, अगर ये घटिया स्टील से बना हो तो सुरक्षा का क्या मतलब रह जाएगा। सही बात है। दूसरा है आयाम और डिजाइन, डायमेंशंस एंड डिजाइन। इसका मतलब है कि एल ड्रॉप का साइज, उसकी मोटाई, बोल्ट की लंबाई, छेद कहाँ होंगे, इन सब चीजों के लिए कुछ स्टैंडर्ड तय किए गए हैं। अच्छा। इससे ये पक्का होता है कि ये अलग अलग दरवाजों पर सही से फिट हो सकें और लगाने में आसानी हो। एक जैसी क्वालिटी बनी रहती है। यूनिफॉर्मिटी। ठीक है। और तीसरा, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, वो है प्रदर्शन और टिकाऊपन परीक्षण। प्रदर्शन मतलब सिर्फ अच्छा दिखना या सही साइज का होना काफी नहीं है। मानक ये मांग करता है कि एल ड्रॉप को कड़े परीक्षणों से गुजरना होगा। इसमें उसकी मजबूती जांची जाती है, यानी वो कितना खिंचाव या दबाव झेल सकता है, जिसे हम तन्य शक्ति या टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं। ओके। साथ ही बार बार खोलने बंद करने पर उसकी कार्यक्षमता, मतलब साइक्लिकल टेस्टिंग। और सबसे जरूरी, जंग प्रतिरोध का परीक्षण, कोरोशन रेजिस्टेंस। क्योंकि स्टेनलेस स्टील का असली फायदा ही यही है कि वो आसानी से जंग नहीं पकड़ता, खासकर नमी वाले मौसम में। अच्छा, तो ये मानक सिर्फ ये नहीं बताता कि चिटकनी कैसी दिखनी चाहिए, बल्कि ये भी पक्का करता है कि वो असल में काम भी करे और लंबे समय तक करे। ये जानना दिलचस्प है कि सुरक्षा के लिए इतनी बारीकियां सोची गई हैं। मतलब ये सिर्फ धातु का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक भरोसे का प्रतीक है जिसे इस मानक के जरिए स्थापित किया जा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये भरोसे की ही बात है। और यहीं से जुड़ता है हमारा अगला अहम मुद्दा, BIS सर्टिफिकेशन की अनिवार्यता। ये मानक तो बन गया, लेकिन इसे लागू कैसे करवाया जाए? यहीं पर BIS सर्टिफिकेशन का रोल आता है। हाँ, ये BIS सर्टिफिकेशन और ISI मार्क वाली बात अक्सर सुनते हैं, लेकिन इस खास एल ड्रॉप के मामले में ये अनिवार्य क्यों है? क्या निर्माता अपनी मर्जी से इसे छोड़ नहीं सकते? मतलब अगर कोई बिना सर्टिफिकेशन के बेचना चाहे तो क्या दिक्कत है? दिक्कत कानूनी भी है और नैतिक भी। देखिए, भारत सरकार ने उपभोक्ता सुरक्षा और उत्पाद की गुणवत्ता को बहुत गंभीरता से लिया है, और इसी वजह से कई उत्पादों के लिए BIS सर्टिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है, मैंडेटरी। और IS 15834 2020 के दायरे में आने वाले स्टेनलेस स्टील एल ड्रॉप्स भी इसी अनिवार्य सूची में शामिल हैं। अच्छा, तो ये ऑप्शनल नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर कोई निर्माता या आयातक, इंपोर्टर भारत में इस तरह के एल ड्रॉप्स बेचना चाहता है, तो उसके लिए BIS लाइसेंस लेना और अपने उत्पाद पर ISI मार्क लगाना कानूनी रूप से जरूरी है। बिना इसके आप बाजार में उत्पाद उतार ही नहीं सकते। ये कोई विकल्प नहीं, बल्कि एक बाध्यता है। हम्म। सोचिए, अगर ऐसा ना हो, बाजार में हर तरह की गुणवत्ता वाले एल ड्रॉप्स बिकेंगे। कुछ सस्ते होंगे, पर शायद कुछ ही महीनों में टूट जाएं या जंग खा जाएं।
इससे न सिर्फ ग्राहक का पैसा बर्बाद होगा, बल्कि सुरक्षा से भी खिलवाड़ होगा। हाँ, ये तो है। अनिवार्य सर्टिफिकेशन ये सुनिश्चित करता है कि बाजार में एक न्यूनतम, एक बेसिक क्वालिटी लेवल बना रहे। तो ये एक तरह से ग्राहक के लिए सुरक्षा कवच है। जब वो ISI मार्क देखता है तो उसे एक भरोसा मिलता है कि ये उत्पाद सरकारी मानकों पर खरा उतरा है, इसकी जांच हुई है। बिल्कुल, सुरक्षा कवच ही समझिए इसे। और निर्माताओं के लिए भी ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं, बल्कि उनकी ब्रांड इमेज और विश्वसनीयता बनाने का एक तरीका है। शायद कंपटीशन में भी उन्हें फायदा मिलता हो। निश्चित रूप से ISI मार्क गुणवत्ता का पर्याय माना जाता है भारत में। जिन निर्माताओं के पास ये सर्टिफिकेशन होता है, वे ग्राहकों का विश्वास आसानी से जीत पाते हैं। जी, ये उन्हें गैर प्रमाणित, नॉन सर्टिफाइड उत्पादों पर एक बढ़त देता है। सही। और हाँ, जैसा आपने कहा, कानूनी कार्रवाई, जुर्माने और प्रोडक्ट रिकॉल जैसी परेशानियों से भी बचाता है। तो लंबी अवधि में देखें तो ये एक समझदारी भरा निवेश भी है। जी, ये सिर्फ नियम का पालन करना नहीं है, बल्कि क्वालिटी और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाना है। ये बात तो समझ आ गई कि ये जरूरी क्यों है। लेकिन अब सवाल उठता है कि ये सर्टिफिकेशन मिलता कैसे है। अगर कोई निर्माता, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, ये लाइसेंस लेना चाहे तो उसे क्या करना होगा? क्या ये प्रक्रिया बहुत जटिल या लंबी होती है? इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझा सकते हैं? प्रक्रिया थोड़ी विस्तृत है, क्योंकि इसमें क्वालिटी सुनिश्चित करने के कई चरण शामिल हैं, लेकिन इसे समझना मुश्किल नहीं है। मोटे तौर पर इसे 5 मुख्य स्टेप्स में बांटा जा सकता है। ठीक है। पहला कदम है आवेदन, एप्लीकेशन फाइलिंग। निर्माता को सबसे पहले BIS के ऑनलाइन पोर्टल पर खुद को रजिस्टर करना होता है और फिर वहीं पर एक फॉर्म में आवेदन जमा करना होता है, अपनी कंपनी और प्रोडक्ट की जानकारी के साथ। ओके, ऑनलाइन। हाँ। दूसरा कदम है दस्तावेजीकरण, डॉक्यूमेंटेशन। ये काफी महत्वपूर्ण चरण है। इसमें निर्माता को अपनी फैक्ट्री कहाँ है, उत्पादन की प्रक्रिया क्या है, क्वालिटी कंट्रोल के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं, उत्पाद की तकनीकी डिटेल्स क्या हैं, इन सब का पूरा ब्यौरा दस्तावेजों के रूप में जमा करना होता है। काफी डिटेल्स लगती हैं। हाँ, BIS इन दस्तावेजों की बारीकी से जांच करता है। तीसरा कदम है नमूना परीक्षण, सैंपल टेस्टिंग। यहाँ असली परीक्षा शुरू होती है। निर्माता को अपने बनाए हुए एल्ड्रॉप्स के कुछ नमूने, सैंपल्स, BIS द्वारा मान्यता प्राप्त लैब में भेजने होते हैं। एक्रेडिटेड लैब। अच्छा, लैब में टेस्टिंग। जी। उस लैब में IS 15834-2020 मानक के तहत बताए गए सभी परीक्षण किए जाते हैं। मजबूती, टिकाऊपन, फिनिश, जंग प्रतिरोध, डायमेंशन, सब कुछ। रिपोर्ट सीधी BIS को जाती है। यानी सिर्फ निर्माता के कहने पर नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंडिपेंडेंट टेस्टिंग होती है। चौथा कदम है फैक्ट्री निरीक्षण, फैक्ट्री इंस्पेक्शन। BIS यही नहीं रुकता। उनके अधिकारी खुद निर्माता की फैक्ट्री का दौरा करते हैं। अरे वाह, फैक्ट्री भी जाते हैं? हाँ, वे ये देखते हैं कि जो बातें दस्तावेजों में लिखी हैं, क्या वो जमीन पर लागू हो भी रही हैं या नहीं। क्या उनके पास सही मशीनरी है, क्या वे क्वालिटी कंट्रोल प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं, क्या फैक्ट्री मानकों के अनुरूप है। एक तरह का रियलिटी चेक होता है। हाँ, ये तो काफी ग्रंथलिक है। जी। और पांचवा अंतिम कदम है लाइसेंस मिलना, ग्रांट ऑफ लाइसेंस। जब नमूने परीक्षण में पास हो जाते हैं, फैक्ट्री का निरीक्षण संतोषजनक पाया जाता है और BIS को यकीन हो जाता है कि निर्माता लगातार मानकों के अनुसार उत्पाद बनाने में सक्षम है, तब जाकर उन्हें BIS सर्टिफिकेशन लाइसेंस जारी किया जाता है। इसके बाद ही वे अपने उत्पाद पर ISI मार्क लगा सकते हैं। सुनने में तो ये वाकई एक विस्तृत प्रक्रिया लग रही है, आवेदन से लेकर लाइसेंस मिलने तक। इसमें औसतन कितना समय लग सकता है? क्योंकि निर्माताओं के लिए, खासकर छोटे निर्माताओं के लिए, समय भी पैसा है। क्या ये प्रक्रिया इतनी लंबी है कि छोटे कारोबारियों के लिए मुश्किल खड़ी कर दे? समय सीमा, देखिए, ये कई बातों पर निर्भर करती है, जैसे दस्तावेज कितने सही और पूरे हैं, नमूने पहली बार में ही टेस्ट पास करते हैं या नहीं, फैक्ट्री निरीक्षण के लिए कितनी जल्दी तैयारी हो पाती है। अगर सब कुछ सुचारू रूप से चले और निर्माता पूरी तरह तैयार हो, तो कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों में लाइसेंस मिल सकता है। अच्छा। लेकिन अगर कमियां निकलती हैं, मान लीजिए टेस्ट फेल हो गया या फैक्ट्री में कुछ सुधार की जरूरत है, तो सुधार करने और दोबारा प्रक्रिया करने में ज्यादा समय लग सकता है। और आपने छोटे निर्माताओं की बात की, ये बिल्कुल जायज सवाल है। प्रक्रिया सभी के लिए समान है, लेकिन ये सच है कि छोटे उद्यमों के लिए संसाधन जुटाना और प्रक्रिया को समझना एक चुनौती हो सकती है। हालांकि यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रक्रिया का हर कदम क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। इसमें जल्दबाजी से ज्यादा सटीकता और अनुपालन, मतलब कंप्लायंस, महत्वपूर्ण है।
ये प्रक्रिया खासकर इसके तकनीकी पहलू जैसे दस्तावेज तैयार करना, सही लैब चुनना, परीक्षण समझना, फैक्ट्री को निरीक्षण के लिए तैयार करना, ये सब काफी जटिल और समय लेने वाला लग सकता है। क्या निर्माताओं, खासकर उन छोटे उद्यमों या नए आयातकों की मदद के लिए कोई व्यवस्था है जो शायद पहली बार इस प्रक्रिया से गुजर रहे हों? हाँ, बिल्कुल है। इस जरूरत को समझते हुए बाजार में कई ऐसी कंसल्टेंसी फर्में हैं जो BIS सर्टिफिकेशन प्रक्रिया में विशेषज्ञता रखती हैं। हाँ, हमारे स्रोत बताते हैं कि ये फर्में निर्माताओं और आयातकों को शुरू से अंत तक, मतलब एंड टू एंड सहायता प्रदान कर सकती हैं। अच्छा, कंसल्टेंसी। जी, वे कई तरह से मदद करती हैं, जैसे दस्तावेजीकरण सही। और पूरे दस्तावेज तैयार करने में मार्गदर्शन देना, आवेदन फॉर्म भरने में मदद करना, समन्वय, निर्माता और BIS अधिकारियों के बीच एक तरह से पुल का काम करना, कम्युनिकेशन को आसान बनाना, परीक्षण, सही एक्रीडेटेड लैब चुनने में मदद करना, नमूनों को भेजने की प्रक्रिया संभालना, टेस्ट रिपोर्ट को समझना, ओके। निरीक्षण, फैक्ट्री को BIS इंस्पेक्शन के लिए तैयार करने में सहायता करना, क्या क्या मानक पूरे करने हैं ये समझाना, और अनुपालन, पूरी प्रक्रिया के दौरान नियमों का पालन सुनिश्चित करना और लाइसेंस जल्दी मिले इसमें आने वाली बाधाओं को दूर करने की कोशिश करना। अच्छा, तो मतलब ये है कि अगर किसी निर्माता के पास अंदरूनी विशेषज्ञता या संसाधन नहीं है, तो वे बाहरी मदद ले सकते हैं। ये जानना वाकई राहत की बात है। इससे प्रक्रिया थोड़ी कम डरावनी लगती है ना? बिल्कुल। और ये सुनिश्चित होता है कि क्वालिटी मानक सिर्फ बड़ी कंपनियों तक ही सीमित न रहें, बल्कि छोटे निर्माता भी इनका पालन कर सकें और बाजार में टिके रह सकें। बिल्कुल, इन कंसल्टेंसी सेवाओं का उद्देश्य यही है कि प्रक्रिया को सुगम बनाया जाए, ताकि निर्माता अपने मुख्य काम यानी अच्छे उत्पाद बनाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें, जबकि अनुपालन का ध्यान विशेषज्ञ संभाल लें। तो आज हमने दरवाजे की एक छोटी सी चिटकनी के बहाने भारतीय मानक प्रणाली और BIS सर्टिफिकेशन की दुनिया की एक झलक देखी। IS 15834.2020 के जरिए हमने समझा कि कैसे एक रोजमर्रा की वस्तु की गुणवत्ता, सुरक्षा और टिकाऊपन को सुनिश्चित करने के लिए कितने व्यवस्थित प्रयास किए जाते हैं। हाँ, संक्षेप में कहें तो मुख्य बातें ये हैं, IS 15834-2020 स्टेनलेस स्टील एल्ड्रॉप के लिए क्वालिटी का पैमाना तय करता है। भारत में इसे बेचने के लिए BIS सर्टिफिकेशन और ISI मार्क अनिवार्य है। मैंडेटरी। हाँ, ये जरूर याद रखना है। इसकी एक तयशुदा कठोर प्रक्रिया है जिसमें दस्तावेज, लैब टेस्टिंग और फैक्ट्री निरीक्षण शामिल हैं, और इस प्रक्रिया में मदद के लिए विशेषज्ञ सेवाएं भी उपलब्ध हैं। ये सब जानने के बाद एक विचार मेरे मन में घूम रहा है। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी चीजों से घिरे रहते हैं। बिजली के स्विच, तार, बच्चों के खिलौने, प्रेशर कुकर, हेलमेट, पानी की बोतलें और हाँ, ये एल्ड्रॉप भी। हम इन्हें खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं और ज्यादा सोचते नहीं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल रोजमर्रा की चीजें हैं ये। लेकिन आज की चर्चा के बाद ये सोचना लाजमी है कि इनमें से कितनी चीजें ऐसी ही किसी मानक निर्धारण और सर्टिफिकेशन की कसौटी से गुजरकर हम तक पहुंचती हैं। कितने अदृश्य नियम और प्रक्रियाएं हमारी सुरक्षा और भरोसे को चुपचाप मजबूत कर रहे होते हैं, जिनका हमें एहसास तक नहीं होता। ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने वाली बात है। ये मानक और सर्टिफिकेशन प्रक्रियाएं जो अक्सर पर्दे के पीछे काम करती हैं, हमारी जिंदगी की गुणवत्ता और सुरक्षा पर कितना बड़ा लेकिन अनदेखा प्रभाव डालती हैं। शायद अगली बार जब हम किसी उत्पाद पर ISI मार्क या कोई और मानक चिन्ह देखें तो हम उसे सिर्फ एक निशान न समझें, बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी, गुणवत्ता, सुरक्षा और भरोसे को सुनिश्चित करने के जटिल तंत्र को याद करें। इस पर और विचार किया जा सकता है कि ये मानक कैसे विकसित होते हैं और समाज पर इनका व्यापक असर क्या होता है।